शीट प्रोवाइड करूंगा, उस शीट के अंदर बायोट सेवर्ट लॉ की सारी डिटेल्स, थ्योरी, कंटेंट, मटेरियल सब कुछ होगा। एग्जाम में लिखे आओ, अच्छे नंबर आ जाएंगे। आज यहाँ पर जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स एमपी 09 पर, टॉपिक है बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ आपने स्टैटिक चार्ज और पोटेंशियल कैपेसिटेंस के अंदर बहुत डिस्कस करा। अब हम बायोट सेवर्ट लॉ में बात करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वायर के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं, टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या जनरेट होता है, तो हम जब बात करेंगे कि जब एक किसी वायर में से हम करंट को फ्लो करते हैं तो उस वायर में से करंट को फ्लो करने के बाद कितना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। तो इसके लिए बड़ी आसान सी बात है, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। और इस लेक्चर के एंड में मैं एक शीट प्रोवाइड करूंगा, उस शीट के अंदर बायोट सेवर्ट लॉ की सारी डिटेल्स, थ्योरी, कंटेंट, मटेरियल सब कुछ होगा। एग्जाम में लिखे आओ, अच्छे नंबर आ जाएंगे। यहां पर ध्यान समझिएगा, यहां पर मैंने आई करंट फ्लो करा। किसमें से आई करंट फ्लो करा? एक वायर में से, ठीक है। जब इस वायर में से आई करंट मैंने फ्लो किया तो मैंने इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। उस टुकड़े की लेंथ कितनी है? उस टुकड़े की लेंथ है DL। अब इस वायर के DL टुकड़े से एक पर्टिकुलर पॉइंट लोकेट करके कहीं पर मैंने एक पॉइंट लोकेट करा P। ये P वो पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है। ये P वो पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है। तो यहां पर होगी लेंथ R, ये हो गया R वेक्टर। अगर वेक्टर से दिक्कत हो तो इसको R लिख लो। अब ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा। किससे? ये जो मैंने पॉइंट ज्वाइन किया, ये वर्टिकल लाइन जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उससे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। आप बोलोगे सर वायर जरूरी ऐसा हो? मैंने कहा नहीं, वायर ऐसा भी हो सकता है, तब भी उसकी लेंथ DL ही है। तो कोई जरूरी नहीं है, और जितना फिजिक्स को समझोगे उतना फिजिक्स आपके दिमाग में बैठता जाएगा। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, क्योंकि लेंथ है DL, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हमने DL लेंथ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई उसकी DB। तो यहां पर सबसे पहली बात हो गई DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट कौन सा? जो इस वायर के अंदर यहां पर फ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे आप वायर के अंदर फ्लो ऑफ करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो फ्लो ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेबल है। सेकंड बात करते हैं इसके अंदर, तो यहां पर आता है DL। तो पहला वैल्यू आ गई द फ्लो ऑफ करंट इन द वायर, दूसरा लेंथ DL। मतलब जैसे जैसे आप वायर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप वायर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, जब किसी रिसर्चर ने, किसी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया तो उसने वायर की लेंथ बढ़ाई। तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL। तीसरा, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एंगल भी अफेक्ट करेगा, ये एंगल भी अफेक्ट करेगा, लेकिन कौन सा कंपोनेंट लेना है? तो साइन कंपोनेंट, तो साइन थीटा। तीसरी जरूरी बात। चौथा, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा, एक ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेट का इफेक्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो डिस्टेंस। तो जब आपने डिस्टेंस को वेरी करा, जब आपने डिस्टेंस को वेरी करा, आपने डिस्टेंस बढ़ाई, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके स्क्वायर के फॉर्म में डाउन हो गई। जैसे अगर डिस्टेंस डबल करी तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो गई, डिस्टेंस 3 टाइम्स करी, 3 गुना तो मैग्नेटिक फील्ड 1/9 हो गई। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप होती जा रही है। तो आखिरी पॉइंट इसमें आ गया DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसकी कंप्लीट थ्योरी आपको जगह जगह मिल जाएगी, और मैं भी यहाँ पर बता दूंगा, आखिरी में इमेज डाल दूंगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए। अगर मैं इनको क्लब करके लिखता हूं तो मैं लिखूंगा DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के है? I DL साइन थीटा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिनोमिनेटर में किसके है? R के, तो R स्क्वायर। तो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत समझ में आने वाली बात, बहुत अच्छा। अगर मैं इसको बोलता हूं प्रोपोर्शनेट का साइन हटा करके इक्वल टू लगाऊं, मैं प्रोपोर्शनेट हटा दूं
और मैं इक्वल टू लगाऊं तो यहां पर आएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके अंदर आएगा। और यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो जो ये कांस्टेंट है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यहां पर म्यू नॉट क्या होता है, अब ये तो अपना एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अगर मैं बोलूं म्यू नॉट तो ये क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। जैसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है वैसे ही होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब ये करता क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके मीडियम के साथ रिलेटेबल है। मतलब एयर या वैक्यूम में अगर आप वायर को रख रहे हो, वहां मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हो तो वो म्यू नॉट का काम करेगा। लेकिन अगर आपने मीडियम डाल दिया, मतलब अल्कोहल या इथेनॉल या कुछ और ही मीडियम डाल देते हो उसके अंदर, वाटर, तो कैरोसिन, तो इसके अंदर एक रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आ जाएगी म्यू आर। जब आएगी जब बताऊंगा, अभी जरूरत उसकी नहीं है। तो ये आ गया इसके अंदर पूरा फॉर्म। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर -7, और यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको याद रखना है, ये सब छोटी छोटी चीजें जिनको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं इसके बाद में। अब अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली और इस क्वेश्चन को मैंने समझ लिया, तो अब कुछ बच रहा है इसके अंदर, ये सारी बातें मैंने बता दी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखने गए तो ये बना डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वेयर इनटू, अब मैंने अपॉन में भी आर का मल्टीप्लाई, ऊपर भी आर का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा आर और डीएल, तो मैंने डीएल आर साइन थीटा, ये मैंने इसके अंदर मेंशन किया। तो मैंने नीचे जब इसको लिखा तो ये बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर क्यूब। अब सुनना, यहां पर आपको मिला वेक्टर डीएल इंटू आर साइन थीटा, तो यहां पर जो वेक्टर बना है इसका वो बना डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये आपका इसके अंदर वेक्टर नोटेशन में भी आ गया। तो सारी ही चीजें आपको यहाँ पर बायोट-सैवर्ट लॉ में पूरे तरीके से क्लियर होंगी। ये वो डेरिवेशन है जिसके थ्रू आप एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इसको अच्छे से समझना है, इसकी थ्योरी भी पढ़ना है। तो ये मैं अपने थ्योरी के कंप्लीट नोट्स जो मेरे सिस्टमेटिक हैं, ये मैं यहाँ पर लास्ट में एक इमेज अपलोड कर दूंगा। अगर आप ऐसा का ऐसा लिख कर आ जाते हो तो आपका रिजल्ट पूरे पूरे मार्क्स के साथ मिल जाएगा। अब दो बातें और यहाँ पर आती है, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर। हाँ बोलो, पूछो। इसके अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, आपने 11th क्लास में वेक्टर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरी तरफ आते हैं। यहां पर देखिए डायरेक्शन, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूं तो यहां पर मैंने क्या करा, ये करंट को अपवर्ड फ्लो किया, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर मैंने एक पार्ट ले लिया उसका, वो पार्ट कितना है डीएल, और वही बात फिर से आ गई कि मैंने यहां से इस पॉइंट की तरफ मूव करा, और ये जो लेंथ आ गई वो एंगल कितना आ गया आर वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो डीएल किसकी तरफ घूमेगा, आर की तरफ। ठीक है, अगर मैं ऐसी बात करूं कि यहां पर रोटेशन कैसा हो रहा है, सुनना मेरी बात, इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं पी पॉइंट पर अपना थंब रख रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। मैंने पी पॉइंट पर अपना थंब रखा और देखा कि डीएल किसकी तरफ रोटेट हो रहा है, आर। तो जब ये इधर मूव कर रहा है, जब ये इधर मूव कर रहा है तो ये इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इसे क्या बोलते हैं, इनसाइड। ठीक है, तो ये आ गया इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इनवर्ड। ये पहली कहानी आई थिंक सभी को क्लियर होगी कि किस तरीके से आपने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर कैलकुलेट की।
अगर इसी में दूसरी तरफ चले जाते हैं कि फिर से मैंने वही करंट फ्लो किया, बहुत ध्यान से समझना कि जगह जगह पर इसकी जरूरत पड़ती है, और फिर से मैंने यहां पर ले लिया डीएल, और मैंने यहां से इधर इस बार पॉइंट लगा दिया पी, और मुझे इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। अगर ऐसा हुआ तो ये गया अंदर की तरफ, और इधर से किधर आ रहा है, मतलब अगर मुझे इसको पकड़ना है पी पॉइंट को, और मेरा हाथ इस वायर पे है, तो मेरा हाथ इधर से नहीं जा पाएगा, मेरा हाथ इधर से जाएगा, क्योंकि ये ऐसा घूम रहा है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये करंट किधर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन कर रहा है, करंट किधर है, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये ऐसा जा करके घूम के आएगा, मतलब कितना आ रहा है, ये आ रहा है बाहर, और अगर ये बाहर आ रहा है तो ये लगेगा डॉट, और ये होता है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, वो वाला कलर आ गया। तो एक हो गया आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, कब, जब आप इसको करंट की डायरेक्शन पे सेट कर दो, वर्टिकल थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट कर दो, तो ये हो गया आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और इधर से लोगे तो ये हो गया इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ये हो गया आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप जब समझ पाए तो बायोट-सैवर्ट लॉ पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है आपकी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, और ये रोटेशन अगर आपको समझ में आ जाए और बायोट-सैवर्ट लॉ समझ में आ जाए तो आप आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगली बार बात करेंगे। बायोट-सैवर्ट लॉ को अच्छे से नोट डाउन करिए, जो थ्योरी आपको मिल गई है स्क्रीन पर आ गई होगी थ्योरी, या इस वीडियो के जिसमें एंड करूंगा आ जाएगी, तो आप उस थ्योरी को नोट डाउन करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।